वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए वॉइस आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है। एक हार्स पावर जो होता है लगभग कितने वाट के बराबर होता है, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है 746 वाट, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यहाँ पर आपको राइट आंसर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा बताइए, किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है, कृत्रिम उपग्रह है ना। इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके आंसर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह है ना। कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। सबसे अधिक देखिए आपसे पूछा गया तन्य है, कौन सी धातु है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो होती है ना सबसे अधिक आघातवर्ध धातु होती है, याद रखिएगा। ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, गोल्ड यानी सोना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। एक चीज और याद रखिएगा, 100% जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है। यहाँ पर आपको बताना है तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है, वेवलेंथ। हाँ तरंग दैर्ध्य जो आपका वेवलेंथ होता है ना, तरंग दैर्ध्य, इसकी यूनिट बताना है आपको क्या होगा। तो इसका एक इकाई जो आपका होता है एसआई इकाई होता है, मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हाँ एसआई यूनिट की बात हो रही है। एंगस्ट्राम में नहीं देखते हैं तरंग दैर्ध्य इतने एंगस्ट्राम है, तो यहाँ पर मीटर ऑप्शन दिया तो मीटर वाला लगा देंगे। फैराडे होगा नहीं, हर्ट्ज तो आपका फ्रिक्वेंसी का होता है, पावर का डायोप्टर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। हाँ एंगस्ट्राम जब ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर मीटर लगाएंगे। एक एंगस्ट्राम में आपके कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर कितने, -10 मीटर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर मीटर ही लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न बताइए, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तारों का जो रंग होता है वो निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। तारों को जो रंग होता है ना वो डिपेंड करता है आपका उसके तापमान पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यहाँ पर आपको जवाब देना है, एक प्रकाश वर्ष का यहाँ पर एक माप है ना। ये सब प्रश्न आपके देखिए पूछे गए, प्रकाश वर्ष किसका माप है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष आपका तारे की दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा दूरी का। और ये भी याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर आपके होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की जो आपका ये चाल है वो प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। स्पष्ट आकाश का जो नीला रंग होता है किसकी वजह से होता है, तो हमने आपको कई बार बताया है ना। ये आपका होता है प्रकाश के फैलाव यानी प्रकीर्णन के कारण। तो फैलाव वाला ऑप्शन लिखा है ना, मार दीजिए ऑप्शन नंबर। प्रकाश का बिखराव, फैलाव, प्रकीर्णन कुछ भी हो है ना, ऑप्शन आपको वही लगा गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सत्य है। चलिए कमेंट करिए। कह रहे हैं 8 नंबर का, कह रहे हैं बी नंबर होगा है ना। V/I = क्या होता है आपका रजिस्टेंस, सही है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ एक्सरे का बताइए आविष्कार किसने किया था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया जा रहा है विलियम के रॉन्टजन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। वनस्पति रेशा इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आपका जवाब यहाँ पर नायलॉन आ रहा है तो बिल्कुल समझ जाइए सही जवाब है, नायलॉन आपका वनस्पति रेशा नहीं होता है।
बाकी जूट, कॉटन, फ्लैक्स ये वनस्पति रेशे होते हैं आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा एक प्रश्न और बताइए, पादप जो पादपों की जो कोशिका होती है, पादपों की कोशिका जो भित्तियां होती हैं ना पादप की तो वो किसकी बनी होती है? याद रखिएगा सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है ना। सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं जो पादपों की जो कोशिका भित्तियां होती है ना, उनकी बात हम कर रहे हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में जाना जाता है आपको कमेंट करना है। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है पारिस्थितिक दक्षता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका होगा अवतल लेंस। 12 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। देखिए जी, ये लेंस क्या होता है? अवतल लेंस किनारों पर तो मोटा होता है, बीच में पतला होता है, याद रखिएगा। हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों का निरीक्षण करने की अनुमति देगी? बताइए कितने सेकेंड है आपका? ये आपका है दोस्तों, याद रखिएगा 43 एटो सेकेंड, है ना। एटो सेकेंड है आपका 43 एटो सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित होते हैं, क्या लेपित होता है? तो यहाँ पर आपका बताइए। हाँ, जो बर्तन होते हैं ना, तो उसमें आपका क्या होता है? एक टेफलान, बिल्कुल सही है। टेफलान यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। ये विद्युत धारा कुछ अलग होता है, इस पर उष्मा, अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन जाएगा टेफलान के साथ, विकल्प नंबर बी। यहां पर आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? और उम्मीद है यहाँ पर सभी लोगों को जवाब सही आएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण आपके कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी है जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वाष्प है, ओजोन, ये सब आपकी हैं जिम्मेदार। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए वाला मार देंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया जा रहा है परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो आप कहेंगे पानी का जो भाप में रूपांतरण होता है ना, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका? डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर का डी होगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूर्व अवस्था में आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। स्थायी रूप से परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। कार बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 होता है। सभी अम्लों में समान तत्व हैं, सभी अम्लों में समान तत्व बताइए। तो सभी अम्लों में दोस्तों हाइड्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका होगा। इसकी खोज आपकी 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था, याद रखिएगा। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को किस रंग में कन्वर्ट कर देता है? ऑप्शन नंबर कह रहे लाल में, बिल्कुल सही है, नीले को लाल में कर देता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और यहाँ पर इसका उल्टा, लाल को नीले में कौन कर देगा? क्षार कर देगा, ठीक है ना। लाल को नीले में कौन करता है? क्षार। और अम्ल, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में करता है। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करके बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। वाशिंग सोडा कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट बता रहे हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका फार्मूला होता है Na2CO3।
सोडियम कार्बोनेट को ही हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथा कथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो ये कहा जाता है आपका, हाँ, आवर्त कहा जाता है। ठीक है ना, आवर्त। आवर्त की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। अगर हम आपसे कहें वर्गों की संख्या कितनी है, वर्ग कितने हैं आपके? वर्ग आपके कितने? 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? बताइए। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? यहां पर देखिए कमेंट करना, जवाब क्या होगा। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर बता रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। इनमें जो होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? यहां पर देखिए आपको बताना, इनमें से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बताइए, 24 नंबर का। सभी लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पर आर्गन बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, आर्गन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है, याद रखिए, कौन सी गैस है आपकी भरी जाती है रेफ्रिजरेटर फ्रिज में? फ्रेयान गैस। ऑप्शन नंबर ए होगा। डिटर्जेंट को यहाँ पर किस रूप में परिभाषित किया जाता है? डिटर्जेंट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर बता रहे हैं, एक तरल पृष्ठ संक्रियक, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही है। यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ में पूछा जा चुका है प्रश्न आपका, एक तरल पृष्ठ संक्रियक होगा। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, मिट्टी से कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। वो लोग ए मार रहे हैं, डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? फ्लोएम एक जो आपका ऊतक होता है, टिश्यू होता है, जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये पौधे में पाया जाता है आपका फ्लोएम एक ऊतक। ये जाइलम की भांति ही पौधे की जड़, तना तथा पत्ती में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। ये पत्तियों के द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम का कार्य होता था जल को तने के द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? अभी हमने बताया था पादप कोशिका किसकी बनी होती है, अभी हमने चर्चा किया था इस क्वेश्चन की और बताया था सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प नंबर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाइपोक्सीमिया क्या है? बताइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हाइपोक्सीमिया बताना यह है क्या, होता क्या है, आपको जवाब देना है। यहाँ पर आंसर आ चुका है, रक्त में ऑक्सीजन का निम्न जो स्तर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? मैस्टिकेशन क्या होता है, याद रखिएगा, चबाने का जो कार्य होता है ना, उसी को बोलते हैं मैस्टिकेशन। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है ना, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यहाँ पर बताइए। तो आप कहेंगे ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपका ओ होगा, है ना। हो सकता है बहुत सारे लोग ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ हो, क्योंकि हमारा तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो हम तो डोनर के उसमें आते हैं, एक्सेप्ट मतलब डोनर पे एक्सेप्टर आपका ए भी होता है, सब ले सकता है, और वो ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको दे सकता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर डी नंबर होगा, डी हमारा ब्लड ग्रुप भी है। अगला प्रश्न बताइए, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न देखिए आपको और कमेंट करना है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है ना। आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, वो कितना होता है, वो आपको कमेंट में बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज किया था ब्लड ग्रुप की, जो आपको अभी बताया था। चलो यहाँ पर बताइए, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? 120 दिन, बिल्कुल सही है, 120 दिन होता है। चलो अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है ना। यहाँ पर संक्रमण हो जाता है, आपको देखिए जवाब देना है।
और यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही होगा, पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम होना। त्वचा के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं, पेट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और ये आपका किस में भी पूछा गया है, आपका सप्लाई इंस्पेक्टर में भी पूछा गया है। बताइए, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आदिचर्म होता है ना, आदिचर्म यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बता रहे हैं हड्डी जो स्टेपेज कान की होती है ना, बिल्कुल है, और सबसे बड़ी फीमर होती है जांग की। अगला प्रश्न बताइए, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है। कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। और ये आपका करता है पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, WBC कह रहे हैं 2 से 4 दिन, बिल्कुल सही बात है। अगला बताइए, विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। विटामिन बी से कौन संबंधित नहीं है, विटामिन बी से कौन संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा। अच्छा बताइए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। आउटू ग्रंथि होती है, याद रखिएगा, जिसको थायराइड कहते हैं। आउटू ग्रंथि सबसे बड़ी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। चलिए, विटामिन बी वाला आ गया, जब आप कह रहे हैं ए नंबर। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है ना, ये विटामिन सी का होता है। तो यही वाला आपका क्या है, संबंधित नहीं है, बाकी तो सब आपके सही है। थायमिन है ना, बिल्कुल सही है। नियासिन विटामिन B3 होता है ना, ये विटामिन B3 देखो, बी के ही तो पार्ट है। और राइबोफ्लेविन जो आपका है ना, ये विटामिन आपका कौन सा, B2 है। और थायमिन जो आपका होता है ना, ये विटामिन B1 होता है। ये तो विटामिन सी से आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी कमी से बेरी, विटामिन ए कमी से रतौंधी। भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इंफ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई है, जिसके कारण उनके आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपको जवाब देना है। और यहाँ पर आंसर आ चुका है आपका, विकल्प नंबर सी बता रहे हैं, डाइक्लोफेनाक। कौन सी दवा है, डाइक्लोफेनाक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इनमें से बताइए कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है। देखिए, वसा में पूछा गया है, तो आप कहेंगे पानी में घुलनशील। हाँ, वसा में कौन होते हैं, देखिए वसा में आपके होते हैं A, D, E और K, ये वसा में होते हैं, ठीक है ना। और B और C किस में होते हैं, B और C तो पानी में होते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है। 41 का आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग देखिए, कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। और 41 का देखिए, आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जवाब आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गैर आवश्यक अमीनो एसिड होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है। असंतुलित पोषण कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। अच्छा, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है। शरीर निर्माण आहार इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर प्रोटीन होगा, ठीक है ना। प्रोटीन यहाँ पे राइट आंसर है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम एक लाइसोसोम होता है, वो मत समझिएगा, बाद मत्ते की थैली होती है। अगला प्रश्न बताइए, संरक्षी भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है। संरक्षी भोजन हमारे शरीर के लिए क्या करता है, तो ये क्या करता है आपको बताना है। तो ये आपकी जो है ना, ये इम्यूनिटी जो इंक्रीज बढ़ा देता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है ना। भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही होगा, भोजन के साथ चाय लेना। हम देखिए, भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण जो है ना, अवशोषण कारण भोजन के साथ चाय लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन के, है ना। विटामिन के यहाँ पर क्या होगा, देखिए विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, याद रखिएगा। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो विटामिन के से क्या होता है, जिसके बाद विटामिन एक कमी होगी ना, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जैसे आपकी कहीं चोट लगी ना,
तो ब्लड खूब निकलता रहेगा, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का न चलना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। बांझपन किस विटामिन कमी से होता है ना। बांझपन देखिए यहाँ पर एक ऐसी बीमारी होती है जो पुरुष और महिलाओं दोनों में हो सकती है। हाँ, इसका मुख्य कारण जेनेटिक भी होता है, बिल्कुल सही है। और आंसर आपका यहाँ पर होगा विटामिन ई की कमी से, ठीक है ना। विटामिन ई कमी से बांझपन आपका हो जाता है। विटामिन ई को बांझपन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, विटामिन डी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन डी कमी से आपको बताना है। अब विटामिन डी कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन डी से तो आप कहेंगे रिकेट होता है ना, वो तो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अब बताइए कौन सा मार्क आएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑस्टियोमाइलेसिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा। 48 नंबर का यहाँ पर बेरी बेरी तो विटामिन बी से है ना आपका, यहाँ पर ऑस्टियोमाइलेसिया होगा, ठीक है ना। ये आपका एएनएम में पूछा गया था अभी आपका 2022 में। तो ऑस्टियोमाइलेसिया याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देखिए हड्डियों के कमजोर होने को हम ऑस्टियोमाइलेसिया के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोमाइलेसिया वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को भी कहा जाता है। बच्चों में इस रोग को रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में जब ये रोग हो जाता है ना तो उसको हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है आपने नाम सुना हो पहली बार ऑस्टियोमाइलेसिया, है ना। रिकेट्स तो काफ़ी जगह मिल जाएगा विटामिन डी कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत यानी लीवर, जिसे आप जिगर कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत, है ना। तो बताइए इसमें संचित होता है, कौन संचित, क्या उन विटामिन संचित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विटामिन के डी ई, है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। दांतों में जो कैविटी है किस तत्व की कमी से होता है, आपको बताना है। दांतों में जो कैविटी होता है किस तत्व की कमी से होता है। तो ये आपका होता है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर। कैविटी जिसे दांत का सड़न भी कहते हैं, इसमें दांतों में क्या होता है, छेद हो जाता है। ये फ्लोरीन तत्व की कमी से होने वाला एक रोग होता है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। पायरिया निम्न में से पायरिया निम्न में से किसका रोग है, पायरिया, है ना। पायरिया के देखिए आपको बताना है यहाँ पर निम्न में से किसका रोग है। चलिए कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल सही है, मसूड़ों से संबंधित, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया जो होता है ना, ये लंग्स को करता है, नहीं फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है निमोनिया जब हो जाता है। निमोनिया आपका बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। निमोनिया को याद रखिएगा, मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया भी कहते हैं। मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया किसे कहा जाता है, निमोनिया कहा जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो आप कहेंगे इसमें तो प्रभावित होता है, ब्रेन होता है ना, ब्रेन होता है। ये भूलने का रोग होता है, ये भूलने का रोग होता है, मस्तिष्क है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप याददाश्त की कमी आ गई, आप भूल जा रहे हैं, आपको याद नहीं रहता है, तो समझ जाइए कि आपको अल्जाइमर रोग की शिकायत हो गई, है ना। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये समस्याएं होने लगती हैं, याददाश्त की कमियां होने लगती हैं, बोलने में दिक्कत आने लगती है, निर्णय लेने में दिक्कत आने लगती है, कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग पूछा गया है और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैंसर। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देना है, संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है। बी नंबर बता रहे, टर्मिनल कीटाणु शोधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ये सब आपके एएनएम में पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छा खासा साइंस आपकी आई थी। उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहाँ रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, तो आपको आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आर्थोपनिया एक ऐसी स्थिति होती है, आर्थोपेनिया जो आपकी है, इसमें व्यक्ति को सांस लेने बहुत कठिनाई होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को सोते उठते बैठते समय सांस लेने बहुत परेशानियों का समस्या करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
ठीक है, बहुत सारी आपको रोगों के बारे में पता चल रहा होगा किसमें क्या दिक्कत हो रही है ना। तो काफ़ी सारा यहाँ पर साइंस का प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न बताइए, खसरा का यहाँ पर कारक जीव क्या है? खसरा का कारक जीव क्या है? हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। वन सीरो टाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड आच्छादित आरएनए वायरस। क्षय रोग का बताइए, क्षय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस जिसे आप टीबी कहते हैं ना, इसका मुख्य लक्षण बताइए क्या होता है? देखिए इसके लक्षण होते हैं, अगर आपको 3 सप्ताह से अधिक खांसी अगर आ रही है, छाती में मान लो दर्द हो रहा है, बलगम आ रहा है, सांस फूल रही है, भूख नहीं लग रही है, थकान और पसीना रात में आपको आ रहा है बिना कारण, वजन में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, लगातार आपका बुखार बना रहता है, ये सारे लक्षण आपके होते हैं। अगर ये सब लक्षण आपको दिखें तो समझ जाइए टीबी की शिकायत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए, 3 सप्ताह से अधिक खांसी अगर आ रही तो। अब इसमें क्या ऑप्शन नंबर एक और लिख, केवल रात के समय में खांसी है तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुकुर खांसी। हाँ ना, कुकुर खांसी होती है ना, एकदम ऐसे खांसते हैं थोड़ा सा, उसे कुकुर खांसी बोलते हैं। कि संचरण का तरीका क्या है? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पर छोटी बूंद ड्रॉपलेट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलिए पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? सही कह रहे हो, डॉक्टर लग रहा बना देंगे ये UP SSC वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है आपको, पौधे का जो विकास होता है ना, ये किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है यहाँ पे, प्रकाश, गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है तो क्या दिखाती हैं? तो क्या दिखाती हैं? हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर होगा सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पे जेई में पूछा गया था आपके 16, ये भी 2018 के एग्जाम 2022 में कराया गया, 4 साल बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधे पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा? पुंकेसर, ऑप्शन नंबर पहले ही आपका होगा। पौधों में प्रजनन की क्रिया परागण कहलाती है, और पौधों में प्रजनन क्रिया पुष्प में होती है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। स्त्री केसर क्या होता है? स्त्री प्रजनन अंग जो होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं, जो नर प्रजनन अंग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है ना, इनोविड 10 क्या है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इनोविड 10 क्या है? बताइए। देखिए इनोविड 10 होता क्या है बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोध गोली है। गर्भ निरोधक गोली आपकी है ये, है ना। ये पहली बार आपका 1960 में अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया था, और ये जन्म नियंत्रण का एक बहुत ही लोकप्रिय आपका रूप है, साधन कह सकते हैं। एवोडिड इनोविड 10 करके, है ना, ये गर्भ निरोधक गोली आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी प्रश्न हैं। चलिए यहीं तक प्रश्न आपके थे, और जितने भी देखिए आपके साइंस में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मतलब जो भी प्रश्न अभी तक UP SSC ने 2022 में जो पूछा था, जितने भी एग्जाम अभी रिसेंटली करवाया है, चाहे वो 2022 में जेई का हो, चाहे ANM का हो, चाहे पेट का हो, चाहे आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का हो, चाहे वन रक्षक का हो, जो भी परीक्षा आपके संपन्न हुए थे, वो सारे के सारे प्रश्न हमने आपको 63 प्रश्नों का पूरा कलेक्शन एक ही वीडियो में करा दिया है। ये कराने का मतलब है कि अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, हो सकता है आयोग का मन थोड़ा सा भटक जाए पुराने प्रश्नों में जो अभी रिसेंटली पूछे गए, कोई उठा रख दे, तो इसलिए कराया गया कि मान लो अगर 1-2 प्रश्न अगर इससे कभी कोई रिपीट हो गया तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी ऑप्शन को टिक करने में। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को